आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। 107.8 एफएम पर रेडियो जय घोष पर बहुत से कार्यक्रमों के बीच हम बहुत से मेहमानों को बुलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेहमान जो हमारे जीवन से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर ऐसा प्रकाश डालते हैं कि हमारे जीवन के हर हिस्से में अच्छी रोशनी आती है। और वो रोशनी ज़रूरी है क्योंकि हम मानव हैं और मानव के अंदर मानवीय गुणों का विकास हो, इसके लिए तमाम तरह की जो कलाएं हैं जिन्हें हम ललित कला कहते हैं, उनकी उपस्थिति बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमारे मनसा वाचा कर्मणा परिवर्तन तो तब होगा जब हमारे जीवन में रस होंगे, अलंकार होंगे, सुर होंगे और बहुत तरह के रंगों का मिलन होगा, संगम होगा। तो ये सब संगम होता है ललित कलाओं के साथ। और ऐसे ही संगम कर संवाद के लिए हमारे साथ एक मेहमान आए हैं आज रेडियो जयघोष के स्टूडियो में, जिनसे हम बात करेंगे कि इन लोक कलाओं के माध्यम से समाज के परिवर्तन में क्या भूमिका तय होती है और कैसे ये परिवर्तन संभव होता है। तो आज शैक्षिक समागम में स्वागत है गिरीश चंद्र मिश्र जी का, जो कि उपाध्यक्ष हैं राज्य ललित कला अकादमी के, और इससे साथ में आप महामंत्री हैं संस्कार भारती के, जिसने अपने अपने जन्म के साथ पूरे देश के अंदर एक सांस्कृतिक बहुत बड़ा आंदोलन पैदा किया है, जिससे कि एक एक व्यक्ति को जोड़ने का विचार है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो रेडियो जयघोष में। और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया है लोक कलाओं के प्रति। पहले आप पूर्णकालिक एक कार्यकर्ता के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, फिर आप संस्कार भारती से जुड़े और आपने पूरे जीवन को इसमें पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर तिरोहित कर दिया। और उसके साथ में बहुत कुछ अनुभव लिया है देश के लोक रंग का, लोक जीवन का। क्या कुछ हासिल किया अब तक और क्या क्या अनुभव बढ़ा है आपका? मैं संस्कार भारती से 1986 से जुड़ा और आगरा केंद्र रहा। मैं पूरे देश भर में पहले प्रदर्शनियों के माध्यम से, चित्रकला की प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर, ऐसे धार्मिक स्थान जैसे कुंभ जब हुआ प्रयाग में या माघ मेला हुआ, उसमें एक प्रदर्शनी ऐसे चित्रकला की पूरे देश भर पूरे लगाई। साथ में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो शिक्षा के क्षेत्र में हुए, विद्या भारती के या विश्वविद्यालयों में, ऐसे कृषि के क्षेत्र में हुए, कृषि विज्ञान केंद्र या अन्य ऐसे स्थानों पर, वहाँ हम लोगों ने चित्रकला प्रदर्शनी लगाई, जो कलाकारों को जोड़कर उनको उस विषय पर चित्र बनाने के लिए कहा और उन चित्रों को बना के और ऐसे स्थानों पर लगाया जिसमें हजारों लोगों ने उन चित्रों को देखा और उनकी सराहना की। तो ऐसे हमने चित्रकला के क्षेत्र में प्रदर्शनियों के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम किए। आपसे वार्ता में ये पता चला कि पहले जब संस्कार भारती की स्थापना हुई तो पहले 4 विभिन्न प्रकार की कलाओं को उसमें समाहित किया गया था और बाद में वो 8 कलाएं हुई। तो ये पूरी यात्रा को अगर आप अपने अनुभव के साथ जोड़ना चाहें कि कैसे कैसे लोक कलाओं का विकास हुआ और अन्य कलाएं जिनके बारे में समाज में पुनर्स्थापना के लिए आपने प्रयास किया संस्कार भारती के माध्यम से, तो उसमें आपका अब तक क्या अनुभव हुआ है और अन्य कलाओं में आपको क्या संभावनाएं नजर आती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्रों में जो वर्णित 64 कलाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उस समय संस्कार भारती ने 4 विधाओं के माध्यम से पूरे समाज में काम करने का विचार किया और काम शुरू किया। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि हमने पूरे लोक कला के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश में सरकार, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और संस्कार भारती उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में 4 बड़े महोत्सव किए। वो महोत्सव ब्रज का फिरोजाबाद में, बुंदेलखंड का झांसी में और अवध का लखीमपुर में और पूर्वांचल का आजमगढ़ में, ऐसे 3 दिन के समारोह आयोजित किए गए। उन समारोहों में उस भाषाई क्षेत्रों को जोड़कर वहाँ एक सर्वे कराया जिसमें लगभग 50 के आसपास, कहीं 50 कहीं 40-45 ऐसी विधाएं जो वर्तमान में सक्रिय थीं, उनके कलाकार मिले। उन सभी विधाओं के एक एक दल को वहाँ पर बुलाया गया, उनकी प्रस्तुतिकरण हुई, उनकी फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई और उन विधाओं के ऊपर किसी विशेषज्ञ से उस पर थोड़ा लिखाया गया कि भाई ये विधा का जन्म कब हुआ, इसके विषय में क्या जानकारी है, परंपरा क्या है, कौन लोग गाते हैं। ऐसे कार्यक्रम किए और उनके माध्यम से पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश के आधे हिस्से में लगभग ऐसी लोक विधाओं का पता चला और करीब करीब मुझे लगता है कि 1200 कलाकार पूरे प्रदेश भर के इन विधाओं के माध्यम से वहाँ प्रस्तुतिकरण दी।
इसको ध्यान में रखते हुए फिर 2001 में एक संस्कार भारती के बैनर से पूरे देश भर का एक लोक कला महोत्सव लखनऊ में किया, जिसमें पूरे देश भर के लगभग 50 दल विभिन्न आंचलिक भाषाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ के एक दल को बुलाया गया और उन दलों ने पूरे 3 दिन लखनऊ में प्रस्तुतिकरण किया और उसके कारण पूरे देश भर में एक माहौल बना और संस्कार भारती संस्था ने लोक कला को भी एक विधा के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता दी। उस समारोह में लगभग 1400 कलाकार पूरे देश भर से सम्मिलित हुए थे और 3 दिन तक 24 घंटे मतलब दिन में भी हम प्रस्तुतिकरण करते थे और रात में भी करते थे। और बड़ी मात्रा में कलाकार दर्शक भी आते थे आसपास क्षेत्र के। उसकी एक शोभा यात्रा जब हम लोगों ने निकाली निराला नगर से और परिवर्तन चौक तक, तो उस समय पूरे उस रोड पे देखने वालों ने इतनी भीड़ उपस्थित हुई कि जाम लग गया। देखने वाले और कलाकारों का भी पूरे देश भर के दल इकट्ठे हुए थे। तो कितनी संख्या रही होगी उनकी? लगभग 1400 कलाकार एक जगह एकजुट हुए और 2001 में। जी तो फिर क्या हुआ? फिर उसमें जब जाम लगा तो दैनिक जागरण उस समय जो समाचार पत्र है, आज का लोकप्रिय समाचार पत्र, उस समय भी लोकप्रिय समाचार पत्र था, उसने एक समाचार छापा कि ऐसा जाम अगर दर्शकों का, वहाँ की जो जनता थी उसने कहा ऐसा जाम यदि रोज लगता। उसका कमेंट ये था कि जाम तो लगा, परेशानी हुई जो हमारे वहाँ के स्थानीय यातायात में लोग थे, लेकिन उनको वो देखकर अच्छा लग रहा था कि इस जाम से मुझे जितना कष्ट हो रहा है उससे अधिक हमें देख के सुख की अनुभूति हो रही है। तो कई बार कष्ट को इसलिए लोग भूलते हैं कि उससे अधिक उनको सुख की अनुभूति अगर होती है तो जो उनको वर्तमान में कष्ट होता है उसको वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे संस्कार भारती के माध्यम से पूरे देश भर में लोक कला विधा का निर्माण हुआ और वर्तमान में संस्कार भारती लगभग 8 विधाओं को लेकर पूरे देश भर में काम कर रही है। बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनके माध्यम से भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ हमारे अपने कलाकार या कार्यकर्ता जाते हैं उन ऐसी विधाओं के माध्यम से वहाँ प्रस्तुतियाँ होती हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मेरे पास है कि जो भू अलंकरण विधा है, इसकी जो महाराष्ट्र में रंगोली बनती है, वहाँ के कलाकारों ने विश्व के कई देशों में जाके ऐसे प्रशिक्षण दिए हैं। वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम सीखें और अपने घरों के बाहर ऐसे प्रतीक चिन्ह जो शुभ माने जाते हैं उनका निर्माण करें और उसके कारण वो लोग जो बाहर रहते हैं वो अपनी भारतीय संस्कृति को वहाँ अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि जो लोक जीवन है उसके लोक रंग हैं, लोक कलाएं हैं, वो अभिव्यक्ति की माध्यम हैं और उन अभिव्यक्ति के माध्यम में जब हमारे जीवन के सुख दुख जो भी हों वो सब अभिव्यक्त होते हैं, संघर्ष भी अभिव्यक्त होते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था भी अभिव्यक्त होती है और प्रकृति के विभिन्न तत्व भी उसमें समाहित होते हैं, परिलक्षित होते हैं। तो इनसे जुड़ाव निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये हमारी परंपरा के एक जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित करने, उनको पहुंचाने का भी एक माध्यम भी है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जो अप्रवासी भारतीय परिवार हैं उनमें इसकी उत्कंठा बहुत देखने को मिलती है, चाहे वो ट्रिनिडाद हो, टोबैगो हो, मॉरिशस हो, फिजी हो, सूरीनाम हो, यहाँ तक कि श्रीलंका और नेपाल में जो हमारे भारतवंशी हैं उनमें भी ये बहुत उनकी भागीदारी, और जापान जर्मनी में तो है ही, क्योंकि वहाँ तो हमारी संस्कृत का भी बहुत महत्व बढ़ा है, संस्कृति का भी महत्व बढ़ा है। क्योंकि ये संस्कार भारती की भूमिका है, तो संस्कार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व के साथ में उसके जीवन के अंदर संस्करण करने का काम करते हैं और 16 संस्कार का हमारी परंपरा भी है। तो उन पर आपके संस्कार भारती का क्या ध्यान रहता है, कैसे कार्य करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऐसी विधाएं हैं इनके माध्यम से समाज में एक शिक्षा का या संस्कार का माध्यम बनते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मुझे ध्यान में है कि हम लोग कवि गोष्ठियाँ स्थान स्थान पर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन कवि गोष्ठियों के माध्यम से नए कलाकार तैयार होते हैं जो सामाजिक विषयों पर अपनी कविताएं लिखते हैं और उनको प्रस्तुत करते हैं। मुझे याद है कि जो ऐसे तमाम विषय होते हैं, जब कई बार कहीं गोष्ठी या कोई कवि सम्मेलन होता है तो जो उस समाज की बुराई होती है उसको बड़ी बारीकी से कवि उस कार्यक्रम में प्रस्तुत करते हैं, जो दर्शक सुनते हैं और उन सुनने के बाद ऐसा उनको लगता है कि मुझसे यहाँ चूक हो रही है और अपने जीवन में सुधार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नाटक हो, ये सब समाज के दर्पण हैं और समाज को उसका आईना दिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर जीवन जीने में यहाँ पर चूक हो रही है, यहाँ पर गलती हो रही है और इसमें ऐसा अगर सुधार करेंगे तो आपका जीवन और अच्छा होगा, उत्कृष्ट होगा।
तो मुझे ये लगता है कि ऐसे जो शास्त्रीय संगीत की विधाएं हैं, विभिन्न विधाएं हैं, ये सब समाज के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, चूँकि 8 विधाओं में आप काम कर रहे हैं। उसमें दृश्य कला भी है, उसमें चित्रकला भी है, उसमें लोक कला भी है, उसमें संगीत भी है, नृत्य भी है, और भी बहुत से विधाएं जिनको पारंपरिक जिनको सबके परिवार के अंदर देखने सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है, वो सब। और जो भू अलंकरण की बात की है वो अभी भी दक्षिण में बहुत ज़्यादा प्रचुरता में देखने को मिलता है। हमारे उत्तर और पूरब में भी कुछ अभी कम हुआ है, या कहें उसका पुनर्जीवन एक तरह से अब हम देखने को हमें मिल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपने जीवन में एक सामूहिकता का भाव भी आता है, सहभागिता का भाव आता है, पारिवारिक जो हमारी संस्कृति है उसका विकास होता है। पूरी दुनिया ने माना है कि भारत की पारिवारिक संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। वो मनुष्य को अकेला नहीं होने देती, वो उसको किसी तरह के तनाव में नहीं जाने देती। वो बहुत तरह के ऐसे एकांत के जो संकट होते हैं जिसमें व्यक्ति अकेला पाता है स्वयं को, उससे भी निकाल लाती है, और सामूहिक जो इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, उससे वो समाधान की ओर ले जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी, और दर्शन के क्षेत्र में भी जो विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है। चूँकि अब आप इस समय वर्तमान में राज्य ललित कला अकादमी जो उत्तर प्रदेश की है उसके आप उपाध्यक्ष हैं। तो अभी कलाओं के विस्तार में या कलाकारों के उनके अवसरों को बढ़ाने में या व्यवहारिक तौर पर समाज को उसमें जोड़ने में आप किस तरह के प्रयास राज्य ललित कला अकादमी के माध्यम से कर रहे हैं? ऐसा लगता है मुझे राज्य ललित कला अकेडमी में अभी जो शिविर होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे आयोजन होते हैं जिसमें कलाकार जुड़ते हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अभी क्या है कि कुछ कलाकार, कई बार होता है कि एक ही कलाकार 2-3 शिविरों में चला जाता है। ऐसे कलाकार होते हैं कि वो बार बार शिविरों में बुला लिए जाते हैं। मेरा एक प्रयास है कि पूरे प्रदेश भर में कलाकारों की सूचीकरण हो, और उस सूची के माध्यम से सारे कलाकारों को अवसर मिले। उससे 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो ये कि पूरे प्रदेश भर के कलाकार उससे जुड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि सबको अवसर मिलेगा, जो उनको आर्थिक सहयोग हम कर सकते हैं वो भी करेंगे। मुझे याद है कि कोरोना काल चल रहा था और सरकार की ऐसी मंशा थी कि 2 साल से कलाकारों की सारी दिक्कतें हैं, तो राज्य ललित कला अकेडमी ने एक प्रयोग किया कि सब अपने घर पे कुछ चित्र बनाएंगे। हमने एक विज्ञापन दिया, विभिन्न संचार माध्यमों से समाचार दिए, जो भी कलाकार चाहे इसमें भाग ले सकता है। उन्होंने अपने घर पे चित्र बनाए, उनका फोटो खींचा और उसको अपलोड किया। ऐसे प्रदेश भर के सारे कलाकारों को 10,000 रुपये प्रति कलाकार के हिसाब से ललित कला अकेडमी में उस समय दिया गया। तो ऐसे हम लोग आयोजन करके, और ऐसे कलाकार जो आज अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके सामने कुछ आर्थिक दिक्कतें हैं, उनको भी कैसे हम सहायता दे सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। दूसरा एक, अभी तक जो ललित कला है वो प्रयास ये कर रही थी कि भाई लखनऊ में एक जून के महीने में 1 महीने की कार्यशाला करती है, एक शिविर होता था। शिविर होता है बच्चों का अभिरुचि के लिए। हमने कहा कि नहीं, इसको शहर के लखनऊ के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में प्रायोजित किया जाए। इस बार कोरोना के बाद पहली बार जून में इस बार शिविर हुए, और मुझे लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 35 से 40 शिविर हुए होंगे, और उसमें लगभग मुझे लगता कि हर शिविर में 50, 100, कहीं 150 ऐसी संख्या उसमें आई है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि एक बार में पूरे जो भी शिविर में बच्चा आएगा वो कलाकार बनेगा, लेकिन अगर उसमें से आधी संख्या भी इस कला के क्षेत्र में आई और उसने अपने को शिक्षा का माध्यम कला बनाया, तो आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी संख्या में कलाकार इस क्षेत्र में उपस्थित होंगे, रहेंगे और वो काम को गति देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे शिविरों की संख्या और बढ़ाई जाए। मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन सब जिलों में, और जो महानगर हैं वहाँ बड़े स्थान हैं, ऐसे 17 महानगर हैं, उसमें 2-3 स्थानों पर ऐसी जहाँ संख्या रहती है, ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाए, जिससे एक बड़ी मात्रा में कला के क्षेत्र में कलाकार आने के लिए, पढ़ने के लिए, या विद्यार्थी सीखने के लिए आगे आएँ, और फिर धीरे धीरे वो सीखते सीखते जब बड़े कलाकार बनते हैं तो उनको भी लगता है कि मेरी जो शुरुआत हुई थी बहुत छोटे उससे हुई थी, और आगे बढ़ के वो बड़े कलाकार बन सकते हैं। बिल्कुल, कलाकार भी बड़े बन सकते हैं, और समाज की जो संकट हैं कला के माध्यम से उनके समाधान में अपना योगदान भी दे सकते हैं, और ये बड़ी महती भूमिका सुनिश्चित हो, और हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की पूरी जो सांस्कृतिक संपदा है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम आगे आने वाली पीढ़ी के पास ठीक ढंग से पहुंचा पाएँ, ईमानदार कोशिश के ज़रिए पहुंच पाएँ, ये बेहद ज़रूरी है। उसके अलग अलग अर्थ भी होंगे, उसके अलग अलग निहितार्थ भी होंगे, उसके अलग अलग प्रभाव भी होंगे, और ये प्रभाव
ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव का वाहक बनते हैं। तो एक लेते हैं अंतराल रेडियो जय घोष पर, और उस अंतराल के बाद कृष्ण मिश्र जी से और भी वार्ता करेंगे और चुनौतियों के बाबत क्या समाधान इनके पास हैं, क्योंकि इन्होंने 3 दशक से ज़्यादा का समय अपना जीवन लोक और कला के विस्तार के लिए दिया है, संस्कृति के विस्तार, संस्कार के विस्तार में दिया है। तो हम उससे भी समझेंगे और हमारा समाज इसमें कैसे और सहभागी बन सकता है, समाज की अवधारणाएं क्या हैं, उसको भी जानेंगे। आधुनिक काल में तकनीक की भागीदारी कैसे हो, इस पर भी चर्चा होगी। एक अंतराल के बाद जल्द मिलते हैं। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है शैक्षिक समागम। हमारे मेहमान हैं गिरीश चंद्र मिश्र जी, जो संस्कार भारती के उत्तर जो भारत है उसके आप महामंत्री हैं, और साथ में आप इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। तो गिरीश जी, हम बात कर रहे थे कि संस्कार की भूमिका मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और माना भी गया है कि संगीत के, कला के विहीन व्यक्ति जो है वो बिना पूंछ का एक पशु के समान है। तो वो पशु ना हो, उसके अंदर मानवीय गुण हो, उसके अंदर मानवीयता हो, और पूर्ण रूप से सांस्कारिक एक व्यक्तित्व का निर्माण हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम संस्कारों के साथ चलें और हमारी परंपराओं के पोषण का हिस्सा बने। गिरीश जी, चुनौतियाँ बहुत सी हैं। समाज के अंदर कोई उदाहरण प्रस्तुत करना बड़ी चुनौती होती है, और समाज के बीच में किसी विषय को सरलता से, त्वरित गति से पहुंचाना, ये तो और दुष्कर कार्य है। तो समाज देख करके धीरे धीरे स्वीकार करता है। तो ऐसे बहुत से प्रयास आप लोगों ने किए, और आज वो समाज में स्वीकृत हो चुके हैं, या कहें अब वो लोग भूल चुके होंगे कि किसने शुरू किया, लेकिन वो लगता है कि जैसे कब से ये परंपराएं चल रही हैं। तो उसी तरह से कृष्ण साज सज्जा का, या कृष्ण के रूप में बच्चों को प्रस्तुत करने की परंपराएं वैसे ही हो गई जैसे रामलीला में जो एक आचरण का निर्वाह करते हुए लोग भगवान राम का, लक्ष्मण का या माता सीता का की भूमिका अदा करते हैं। तो वो चरित्र के भाव हैं, परिवर्तन आता। क्या आपका अनुभव है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? मुझे ध्यान है संस्कार भारती का बहुत पहले कार्यक्रम केरल में था। वहाँ एक बाल गोकुलम करके कार्यक्रम होता था। उस बाल गोकुलम कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे जो अखिल भारतीय उस समय अधिकारी थे माननीय योगेन जी, वो गए हुए थे। उन्होंने देख के आके उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में प्रयास किया कि ये जो बाल गोकुलम कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में किया जाए। तो धीरे धीरे संस्कार भारती के माध्यम से ऐसे कृष्ण रूप के विभिन्न, कृष्ण राधा ऐसे रूप सज्जा प्रतियोगिता की प्रारंभ हुआ। मुझे ध्यान है कि उस समय पूरे समाज में, स्कूलों में, अन्य स्थानों पर एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का बड़ा प्रचलन था, और बड़ी मात्रा में स्कूलों में सब फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती थी, जिसमें अनेक प्रकार के चित्र, अनेक प्रकार के वेशभूषा में बच्चे आते थे। उसमें कोई डाकू बना था, कोई ये बना है, कोई जानवर बना है, कोई कुछ बना है। लेकिन धीरे धीरे संस्कार भारती ने अपने इकाइयों के माध्यम से स्कूलों में संपर्क करके इस कार्यक्रम को शुरू किया। आप देखेंगे कि आज के समय में पूरे देश भर में या प्रदेश भर में मैं देखता हूं कि संस्कार भारती तो अपने कार्यक्रम करती ही है, एकाध स्थान पे करती है, लेकिन पूरे लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में देखा जाए तो बड़ी मात्रा में विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक वो कृष्ण रूप के ऊपर, ये जन्माष्टमी के अवसर पर पर्याप्त मात्रा में स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं। मुझे लगता है एक सकारात्मक बदलाव है, और समाज ने इस चीज़ को स्वीकार किया है, और अच्छे से बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, इसके लिए अभिभावकों में भी जागरूकता आई है। क्योंकि जब होते हैं कार्यक्रम तो उसमें बड़ी मात्रा में बच्चों के साथ उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी बहनें, ऐसे परिवार सहित लोग आते हैं, और बड़ी मात्रा में आते हैं, क्योंकि हर कोई ये देखना चाहता है कि मेरा बच्चा कैसे बोल रहा है, कैसी ड्रेस में कैसा लग रहा है, उपस्थिति कैसी है। तो मुझे ध्यान है कि इस पूरे प्रदेश भर में बड़ी मात्रा में ऐसे कार्यक्रम होते हैं। ये एक संस्कार भारती ने प्रयास किया था, उसका एक समाज पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये सामाजिक जो कोशिशें हैं वो बदलाव का वाहक बनती हैं, और वो एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन का आधार स्तंभ बनती हैं, और इस तरह का प्रयास संस्कार भारती ने किया है। तो इसके लिए आपको और संस्कार भारती को कोटिशा साधुवाद। और उसके पीछे ऐसे विचारक योगेन जी की आपने बात की, वो उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया, बड़ी तपस्या की, और उनके माध्यम से ये जो संस्कार भारती का बीज है वो पूरे देश भर में फैला भी। उनको आप किस तरह, उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं आप? उन्होंने संस्कार भारती की स्थापना की, आगे बढ़ाया पूरे देश भर में। अभी 98 वर्ष की आयु पूरी करके अभी इसी साल जून में 10 जून को उनका स्वर्गवास हुआ। वो उन्होंने समाज के ऐसे बहुत सारे विषय
एक मैं उदाहरण और देना चाहूँगा कि मुझे ध्यान है एक बहुत पहले, आज के 10-12 साल पहले, गोरखपुर में एक छोटा सा तालाब था जो बड़ा गंदगी भरा रहता था। सूरज कुंड उस तालाब का नाम था। वहाँ हमारे एक कार्यकर्ता रहते थे, बाबा जी का आना जाना था। उन्होंने उनसे कहा कि भाई इस तालाब के आसपास अगर कुछ साफ सफाई करो तो अच्छा रहेगा, रचनात्मक काम होना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को लेके, मोहल्ले के लोगों को लेके उसकी सफाई की। और दिवाली के दूसरे दिन, माने परेवा वाले दिन छुट्टियाँ रहती हैं, सारा बाजार बंद रहता है, वहाँ उन्होंने दीपक जलाने का प्रयास किया। पहले साल उस समय 11,000 दीपक जलाए। और आप देखेंगे जब कहीं किसी तालाब के आसपास दीपक जलते हैं तो जितने प्रतिबिंब ऊपर दिखते हैं उतने दीपक पानी के अंदर दिखते हैं। वो एक मनोरम दृश्य दिखा। और उसके बाद फिर उस तरीके के कार्यक्रम उसके गोरखपुर के आसपास शुरू हुए। उस समय अमर उजाला जैसा अखबार उसका मीडिया सलाहकार बना, मीडिया सहयोगी बना। और वहाँ के व्यापारियों ने तेल देने की व्यवस्था की। वहाँ के बच्चों ने उसमें तेल, दीपक में तेल डालना और रुई की बत्ती लगाना, ये किया। और ऐसे तमाम जजमान खड़े हुए जो 11 दीपक, 21 दीपक जलाने के लिए आए, पत्नी, बच्चे। उसमें लोगों ने अपने को, आज की स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश भर में वहाँ तो 25,000 दीपक जलते हैं। लेकिन आप देखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए उस समय माननीय योगी जी उस समय सांसद थे गोरखपुर के, मुख्य अतिथि के नाते वो 2-3 बार उस कार्यक्रम में आए। और जब 17 में सरकार बनी तो उन्होंने प्रयास करके संस्कार भारती से संपर्क करके और इस प्रकार का एक आयोजन अयोध्या में हो जिसमें दीपोत्सव जैसा वहाँ हम लोग करते हैं ऐसा यहाँ किया जाए। एक प्रयास शुरू हुआ। 17 में पहला कार्यक्रम था। 75,000 दीपकों का एक रिकॉर्ड बनाने का प्रयास हुआ। हम लोग भी संस्कार भारती के भी कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े थे उस समय पर्यटन के साथ। आज पूरे विश्व में दीपोत्सव का नाम हो गया है और अयोध्या का दीपोत्सव मुझे लगता है कि विश्व का बड़ा स्थान ले लिया है उसने। और पूरे समाज को एक गर्व की अनुभूति हो रही है। तो किसी छोटे बीज को कोई जब सामाजिक कार्यकर्ता डालता है और समाज उसको स्वीकार कर लेता है तो उसका कितना बड़ा रूप हो सकता है। एक जीता जागता उदाहरण अयोध्या का दीपोत्सव है। आज अयोध्या में नहीं, अभी देखिए दीपावली पर काशी में। और आप देखेंगे कि केवल काशी नहीं, आज इस वर्ष तो आप देखा होगा गोमती के किनारे भी बहुत बड़ा दीपोत्सव हुआ है। पूरे देश भर में अब दीपोत्सव का उत्सव एक समाज ने स्वीकार किया है। उसके ऊपर समाज की दृष्टि है। समाज उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन, पैसा, प्रयोग, समय सब कुछ देने को तैयार है। हम लगता है कि कोई सकारात्मक विषयों को आगे अगर लाते हैं तो समाज ऐसा नहीं उसके पीछे है, समाज भी आगे आता है। बस उसको ध्यान में आना चाहिए कि ये हमारे हित की बात है, ये समाज के हित की बात है और समाज उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पीछे से खड़ा सहभागिता करता है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा शैक्षिक समागम में चलते चलते कुछ चुनौतियों की बात भी ज़रूरी है। अभी आपका अनुभव क्या कहता है कि कलाकारों के सामने, समाज के सामने, सरकारों की भूमिका के तौर पर किस तरह की चुनौतियाँ आप देखते हैं और कैसी सहभागिता की अपेक्षा करते हैं? मुझे लगता है कि वर्तमान समय में आजकल चीज़ें बदली हैं। आजकल जो संचार के माध्यम हैं वो बदले हैं। अब केवल अखबार जो पहले होते थे, रीजनल होते थे, जिलों में होते थे, जो कलाकार थे वो पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो 1, 2, 4, 6, 10 गांव तक एक टीम रहती थी। वो अपना प्रस्तुतिकरण देती थी, लोग देखने आते थे। मुझे ध्यान है जब मैं छोटा था तो गांव में कोई सांस्कृतिक इस तरीके की नौटंकी या इस तरीके के ढोलक भी कार्यक्रम मेले होते थे तो आसपास के 10-20 के गांव लोग आते थे और वहाँ पर कार्यक्रम देखते थे। लेकिन आज चाहे सोशल मीडिया हो, ये संचार के माध्यम हो, टीवी है, दूरदर्शन है, इसके माध्यम से बड़े पूरे देश में, पूरे विश्व में चीज़ें जाती हैं। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो कलाकारों को भी अपने को सुधार करना पड़ेगा। मुझे याद है कि एक उन्नाव की टीम आल्हा गायन के लिए आई थी। मैंने जब उन्नाव में वो अवध का महोत्सव किया था, उसमें उसने जो प्रस्तुतिकरण किया उससे लगता था कि वो तकनीक को नहीं जानते हैं। मैंने उनको सुझाव दिया कि आप गाने में थोड़ा सा तकनीकों का ध्यान रखिए और दूसरा अपने ड्रेस संयोजन को बदलिए। उन्होंने बदला और उसके कारण उन्होंने जो एक छोटी नौकरी करते थे उसको छोड़ दिया, पूरा व्यावसायिक रूप से इसमें आ गए और आज वो आर्थिक रूप से भी संपन्न है और कला के क्षेत्र में भी उनका एक बड़ा नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे तमाम अवसर हैं, ऐसे तमाम दल हैं जिन्होंने व्यावसायिक रूप से जब इनको शुरू किया और इस पे अपने अंदर बहुत सारे सुधार किए तो समाज ने उसको अच्छा प्रश्रय दिया और सरकारों ने भी दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाज को भी थोड़ा सा इस पर आगे आना पड़ेगा और सरकारों को भी, विशेष रूप से लोक कलाकारों के ऊपर। मुझे ध्यान है कि आज ऐसे ऐसे कलाकार देश भर में खड़े हैं जिनकी एक-एक दिन की, एक-एक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों की फीस 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसी है। लेकिन आज भी जो लोक कलाकार हैं उनकी बहुत सीमित है। मुझे ध्यान में है कि जो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है
उसको मानक माना जाता है कि भाई वहाँ जो पैसा दिया जाता है वो शायद अभी भी 1000 रुपये पर डे के हिसाब से उनको दिया जाता है। मुझे लगता है सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और जो लोग कलाकार या कलाकार हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उस राशियों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कलाकार एक दिन पहले आता है, कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, उसकी रिहर्सल करता है, उनका समय जाता है और आज हर चीज़ में बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से चुनौतियां हैं, समाज को भी चुनौती, कलाकारों के लिए भी चुनौती है और सरकारों की भी चुनौती है, क्योंकि आज यही तीन चीज़ें मिलकर इस चीज़ को बढ़ा सकती हैं और इसके बढ़ने से समाज में एक सकारात्मक वातावरण खड़ा होगा। जो बहुत सारी समस्याएं, आतंकवाद है, अन्य समस्याएं हैं, उससे ध्यान बटाने के लिए अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो मुझे लगता है कि इससे समाज, सरकार और कलाकार तीनों को फायदा होगा। इसलिए तीनों अपने स्तर पे सुधार के लिए आगे आएँ और उसको सुधारने का प्रयास करें। बहुत सुंदर बात है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आह्वान किया है कलाकारों को संस्कार भारती के साथ जुड़ने और साथ में राज्य ललित कला अकादमी के जो तमाम तरह के अभिरुचि कार्यक्रम हैं उनसे जुड़ने, और साथ में यदि आपके पास कोई विचार है, कोई सुझाव है तो आप गिरीश जी से राज्य ललित कला अकादमी में जाके संपर्क भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने विचार को रखें, क्योंकि आप समाज के बीच में काम करते रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका स्वागत भी होगा और उसमें साथ में मिलकर प्रयोग भी होंगे और प्रयास भी होगा ताकि इसका विस्तार और समाज का हित सुनिश्चित हो। जनहित, देश हित और समाज हित, ये हम सबका लक्ष्य है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि लोक कल्याण की भावना हम सब में होना आवश्यक है, क्योंकि हम भारतवंशी हैं। भारत के लोगों की ये मूल अवधारणा परंपरा के तौर पर है और रेडियो जय घोष इस परंपरा के पोषण के लिए, इसके विस्तार के लिए संकल्पबद्ध है। तो सुनते रहिए रेडियो जय घोष। आज हम अनुमति लेते हैं। गिरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत आभार हमें सुनने के लिए, और साथ में जो हमारे YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं उनका भी आभार। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना कतई न भूलें, ताकि ये विषय दूर तक पहुँचे, अन्य लोगों को भी लाभान्वित करे, विचारों में एक उद्वेलन हो, ताकि हम सब जागृत रहें, मानवीयता हमारे अंदर पोषित होती रहे। देखते रहिए जय घोष, करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। जय